आज के मनी लेसन में मैं लेकर आया हूँ टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन कैपिटल गेन अर्न्ड बाय एनआरआई। एनआरआई द्वारा अर्जित कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स रूल्स। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। हमें आशा है कि आप हमारे एफर्ट्स को एनकरेज करेंगे। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अवश्य सेव करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आपका स्वागत है। मैं आपके आईटीआर को सही ढंग से दाखिल करने में मदद करने के लिए अन्य वीडियो भी तैयार कर रहा हूं, ताकि आप अपना आईटीआर फाइल करने से पहले इसे ध्यान में रख सकें और आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम कर सकें। स्टार्ट करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन कैपिटल गेन अर्न्ड बाय एनआरआई। एनआरआई द्वारा अर्जित कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स रूल्स। शुरू करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि एनआरआई कौन होते हैं। एनआरआई को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको अलग अलग समझते हैं। पहले एनआरआई जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। सेकंड, जो इंडिया में 182 डेज़ 182 दिन से कम किसी एक साल में रहते हैं और उनका पर्पस दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए या वो स्टे करना चाहते हैं अनसर्टेन पीरियड तक के लिए। और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ये अदर देन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहलाते हैं और इनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और इनके फादर या मदर या स्पाउस कोई ना कोई इंडियन होता है। हाँ जी। और पीएनआईओ फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन्स, परमानेंट ये रेजिडेंट होते हैं कंट्री में और ग्रीन कार्ड होल्डर और नेशनलिटी और इनको सिटीजनशिप मिली होती है उस कंट्री में। और एक और होते हैं ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं ये लोग और इनके पास पीआर परमानेंट रेजिडेंट और पीआईओ ये कहलाते हैं। और ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया में अनलिमिटेड टाइम तक ये रह सकते हैं। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर हम बदलाएं तो इनके 2 तरह के बैंक होते हैं। एक एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होते हैं जिसमें इंडियन इनकम होती है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग डिपॉजिट, सब तरीके के बैंक डिपॉजिट ये कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इनके ऊपर एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सिर्फ 8 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूएस डॉलर में अगर मान लीजिए इसको $1 मिलियन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इनकम टैक्स इनके ऊपर जो है टैक्सेबल होती है ये इनकम इंडिया में। कैन बी जॉइंट, ये जॉइंट अकाउंट हो सकते हैं। शुड बी इंडियन, जो सा इनके साथ जॉइंट होल्डर इंडियन एक हो सकता है। मनी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनआरआई, एनआरआई अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और दूसरा अकाउंट होता है एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। फॉरेन इनकम जो सी इसमें आती है जो कि रुपी में करेंसी में होती है और नो टैक्स इन इंडिया, इसमें टैक्स नहीं लगता, इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। कैन बी जॉइंट, इसमें बोथ जो सा जॉइंट होल्डर हैं वो एनआरआई होने चाहिए और ये अमाउंट जो सा था कैन बी ट्रांसफ़र टू इंडिया में एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक एनआरआई के लिए भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करना संभव है यदि उसके पास पैन कार्ड, अगर होल्डर है वो पैन कार्ड, और उसका केवाईसी बैंक में कंप्लीट है। लेकिन अधिकांश इन्वेस्टमेंट आर अंडर इनकम टैक्स रूल्स, इंडियन इनकम टैक्स रूल्स के अंडर ही उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी करता हो, इन्वेस्टर्स को इंडियन इनकम टैक्स रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एनआरआई के लिए भारतीय कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स रूल्स इंडिया में क्या इनके कैपिटल गेन्स रूल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक जो शुरू में मैंने बतलाया एनआरओ अकाउंट है, इसमें अगर मान लीजिए वो एफडी
करता है और एफडी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट जो सा टैक्सेबल होगा जो भी उसकी इनकम होगी। और इसमें अगर मान लीजिए उसको इनकम होती है, रेंट से होती है, डिविडेंड से होती है, पेंशन से, इंटरेस्ट से और अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी होगी एनआरओ अकाउंट में, वो सब की सब टैक्सेबल इनकम होगी। अच्छा, एक इसमें और भी है कि इसमें जो इंटरेस्ट जो सा था, इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस कटता है एनआरआई के लिए, वो 30% कटता है पूरी इनकम के ऊपर, टोटल इनकम। जबकि वो इंडियंस जो से हैं, अगर इन्वेस्टर्स होंगे जो भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, उनकी लिमिट 40,000 की होती है टीडीएस काटने की। लेकिन इनके लिए कोई लिमिट अलाउड नहीं है। इनके लिए जितनी भी इनकम होगी एनआरआई अकाउंट में, सबके ऊपर 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टीडीएस कटेगा। और दूसरी तरफ इनका जो अकाउंट होता है एनआरई अकाउंट बैंक में, वो टैक्सेबल नहीं होता, वो सारी उसमें टैक्स की छूट होती है। देखते हैं एनआरआई कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर्स। एनआरआई का जो शेयर्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें उनका कैपिटल गेन कैसे काउंट किया जाता है। इसमें जो शेयर्स के अनुसार इसकी भी दो इसमें क्लासिफाइड की जाती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर इनके शेयर्स जो भी हैं, अगर उनकी होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। और अगर मान लीजिए यही अगर 12 मंथ से ऊपर होल्डिंग हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% के हिसाब से रेट और टीडीएस कटता है, इसका टैक्स कटता है इसके ऊपर। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें 1 लाख तक की इनको गेन जो सा इनका बेनिफिट मिलता है। 1 लाख को छोड़ के जो एक्सीडिंग होता है उसके ऊपर 10% रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टीडीएस काटा जाता है। टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसमें अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड जो हैं, अगर वो 36 मंथ से कम पीरियड के होते हैं अगर होल्डिंग इनकी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। और यही अगर 36 मंथ से ज़्यादा उनकी होल्डिंग हो जाए तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसका टैक्स लगता है। और लेकिन इसमें इंडेक्सेशन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इंडेक्सेशन मतलब यह है कि इन्फ्लेशन जो सा है, जितनी पीरियड में उन्होंने रखा है उसके इन्फ्लेशन से वैल्यू बढ़ जाती है, उसी हिसाब से उसका टैक्सेशन कैलकुलेट होता है। और लेकिन शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन हो तो नॉर्मल टैक्स स्लैब जो सा है, जो भी 10, 20, 30 जो भी होगा उस हिसाब से उनको टैक्स लगता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस हुई थी बजट 2023 के अंदर। उसमें 1/4/2023 से डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है उनकी उन्होंने जो सा था बेनिफिट था इंडेक्सेशन का, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया उसका। और इनको टैक्स एप्लीकेबल जो सा था इनके ऊपर कर दिया, स्लैब रेट जो सा था 10, 20, 30 उस हिसाब से इनके ऊपर कर दिया कि आप इनका टैक्स जो सा था उस स्लैब से लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, इनकी अगर होल्डिंग पीरियड जो सा है, अगर 2 ईयर से 2 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है और इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन ये रेट ऑफ टैक्स जो सा है इसका स्लैब रेट, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट होता है 10, 20, 30 उस हिसाब से लगेगा। और अगर होल्डिंग पीरियड इनका अनलिस्टेड शेयर्स का 2 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो ये इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिसके ऊपर फ्लैट रेट 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट जो सा है इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज़ होता है उसका बेनिफिट ये ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टैक्स ऑन द परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जो सी है एनआरआई अगर मान लीजिए इंडिया में बेचता है या ख़रीदता है तो उसके ऊपर इनकी टैक्स की क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर एनआरआई कोई प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज़ करता है और उसके लिए उसको 1% जो जब पेमेंट करेगा तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। और लेकिन ये परचेज़ अमाउंट जो सा था 50 लाख से ऊपर हो तो उसको 1% टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होगी और उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा 1%। और सेकंड जो है, अगर मान लीजिए वो सेल करता है कोई प्रॉपर्टी इंडिया में
और प्रॉपर्टी जो सी है उसकी लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से है। अगर मान लो उसने पीरियड जो सा था, उसने होल्डिंग पीरियड उसका अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से है, मोर देन 2 ईयर्स है, तब उसको प्रॉपर्टी में 20% जो सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सा था लॉन्ग टर्म का, उसको पेमेंट करना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उसको जो उसका रेट जो लगता है उसका टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% के हिसाब से इसका टैक्स लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है, अगर मान लीजिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको होता है किसी प्रॉपर्टी सेल में, तो 30% उसका टैक्स जो सा है TDS कटता है, और प्लस सेस डिपॉजिट करना पड़ता है इसको 30% के हिसाब से। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और वीडियो है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। ये आप ज़रूर देख लीजिए, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे जानी जाती है। उसका मैंने पूरा टेबल भी सब कुछ वहाँ पे दे रखा है, जिससे आपको ईजिली विद एग्जांपल के साथ आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं कि टैक्स की एग्जम्पशन कैपिटल गेन में NRI को इंडिया में क्या क्या मिलती है। मान लीजिए NRI कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी जो सी है वो अपना बेचता है, और उसको कैपिटल गेन होता है उसके अंदर, तो उसमें इंडिया में सेक्शन जो सा है 54 के अंदर इसको कई एग्जम्पशन मिल जाती हैं, जिसमें कि वो अपना टैक्स को जो सा लाइबिलिटी को कम कर सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, अगर मान लीजिए वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है और जितना उसको कैपिटल गेन होता है उतनी वैल्यू तक की अगर उसने कोई प्रॉपर्टी बेचने से पहले ख़रीदी हो, 1 साल पहले ख़रीदी हो, तो अब उसको बेनिफिट मिल जाता है। और अगर मान लीजिए बेचने के 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र करने से, एसेट्स ट्रांसफ़र करने से 2 साल के बाद तक भी अगर वो परचेज़ करता है तब भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। और अगर मान लीजिए उसने कोई नई अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी हो इंडिया में, तो उसको इसके लिए 3 साल का टाइम मिलता है। लेकिन ये जो भी है, उसको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है कुछ भी, वो इंडिया में ही करनी पड़ेगी। इसमें एक आगे एक और चीज़ है, एक और देखने वाली है कि अगर मान लीजिए इसको कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का अगर कैपिटल गेन इसको हो जाता है, तो ये 2 हाउसेस तक इन्वेस्ट कर सकता है, 2 हाउसेस परचेज कर सकता है अपने कैपिटल गेन को बचाने के लिए। एक एग्जम्पशन के लिए एक सेक्शन है 54F इनकम टैक्स में। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और वो आप सेल करते हैं और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो किस तरीके से आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपको सिस्टम तो वही है कि आपको 1 साल पहले अगर मान लीजिए आपने कोई इंडिया में प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, या 2 साल तक आपने प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं जैसे ट्रांसफ़र के बाद, और यहाँ 3 साल आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के बाद। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें कैपिटल गेन नहीं, टोटल कंसिडरेशन जितना भी आपको टोटल अमाउंट मिला है वो पूरा का पूरा ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अब इसमें NRI के लिए कुछ कंडीशंस भी है, कंडीशन फॉर एग्जम्पशंस के लिए। अगर ये दोनों सेक्शन जो है मैंने अभी बोला आपको, सेक्शन 54 और 54F में NRI जो सा है, इसको जो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, इंडियन प्रॉपर्टी के ऊपर परचेज़ करना है जो भी है, टाइम फ्रेम जो है इसका, मान लीजिए 1 साल पहले ट्रांसफ़र से और 2 साल बाद में अगर, या कंस्ट्रक्शन के लिए 3 इयर्स, तो इस टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर उसको करना होगा। और अगर ये टाइम पीरियड यूज़ नहीं करता, टाइम पीरियड के अंदर नहीं करता, तो जितनी उसको एग्जम्पशन मिली है सारी वेव ऑफ हो सकती है। और अगर उसने जो नई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अगर वो पीरियड जो सा 3 साल के अंदर ही उसी को दोबारा से जो परचेज़ करी थी उसको अगर बेच देता है, इसको सोल्ड कर देता है, तो इसकी जो एग्जम्पशन जो अभी तक इसको मिली थी कैपिटल गेन में, वो सब वेव ऑफ हो सकती है। एक थर्ड सेक्शन है, सेक्शन 54EC। कई बारी NRI ये सोचता है कि मैं इंडिया में प्रॉपर्टी क्यों ख़रीदूँ और कोई बेचने के बाद, तो वो एक और भी तरीका है, उन गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकता है अपना कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करने के लिए, उसका टैक्स को कम करने के लिए ये भी कर सकता है। इसमें जो टोटल उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, 50 लाख तक के कैपिटल बॉन्ड्स परचेज़ करने होते हैं।
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है और अभी तक जो उसके पास कैपिटल गेन है वो पड़ा हुआ है और उसने अभी तक ना तो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना कहीं उसने बॉन्ड ख़रीदे हैं। तो इसके लिए उसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए भी है, हर बैंक के अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें एक अकाउंट जो सा था कैपिटल गेन अकाउंट होता है, जिसके अंदर वो अपना जो जितना भी कैपिटल गेन है उसको रख सकता है और तब तक के लिए पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि जब तक उसने परचेज़ करनी है दूसरी प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट करनी है। चीज़ याद रखने वाली है कि एनआरआई जो है उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी अपनी सेव करने के लिए अपना एडवांस टैक्स जो सा था, इसकी एक इम्प्लीकेशन है इनकम टैक्स में कि अगर उसका टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है तो उसको एडवांस टैक्स जमा कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है 234B और 234C में इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लग सकता है। अब एक बारी मैं आपको फिर बतला दूं TDS प्रोविज़न फॉर एनआरआई के लिए क्या क्या प्रोविज़न होते हैं TDS से रिलेटेड। इसमें 10% फॉर इक्विटी रिलेटेड कैपिटल गेंस, इसके ऊपर TDS होता है। 20% पोस्ट इंडेक्सेशन फॉर नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट, ये TDS 15% इसके ऊपर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। और अगर मान लीजिए इनको नॉन इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट सच एज डेब्ट फंड्स आर सब्जेक्ट टू ए TDS ऑफ 30% तक लगता है इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, एनआरआई एलिजिबल है अगर मान लीजिए एनआरआई अपना कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ पे इंडिया में लेना चाहता है तो कई पॉलिसी होल्ड हुए हैं जो कि इनको ऑफ़र करते हैं। LIC भी इनको ऑफ़र करती है। LIC पॉलिसी अगर वो परचेज़ करते हैं अपने टैक्स की सेविंग के लिए, इसमें एक उनके लिए कंडीशन होती है कि जब उनको मैच्योरिटी का अमाउंट जो मिलता है LIC में तो एक सर्टन लिमिट तक होता है, उस लिमिट से एक्सीड अगर हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपना टैक्स बचाने के लिए ही इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदनी हो। अगर वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए रिस्क कवर करने के लिए भी कोई पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं तो वो LIC की पॉलिसी ख़रीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक एनआरआई को ये जानकारी हो गई होगी कि इनकम टैक्स में अपना टैक्स बचाने के लिए, कैपिटल गेन बचाने के लिए वो सेक्शन 54 और 54F की कैसे मदद ले सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर वो टाइम को देखते हुए कि टाइम लिमिट के अंदर ही अगर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टैक्स की सेविंग मिल जाती है, वो बेनिफिट पूरा मिल सकता है इन सेक्शन के अंडर। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं एनआरआई के लिए बोलना चाहता हूँ, इनको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपना एडवांस टैक्स जो सा था, ये ऑब्लिगेशन इनके ऊपर होती है। अगर मैंने बताया जैसे कि 10,000 से ऊपर का इनका अगर टैक्स बनता हो तो इनको एडवांस टैक्स जमा कराना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी एनआरआई द्वारा अर्जित कैपिटल गेन पर इंडियन इनकम टैक्स के क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसको, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।